आज के हिंदी के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ पोएम छापा, जिसके लेखक है ओम प्रकाश आदित्य। इनका जन्म हुआ था 1936 में, मृत्यु हुई थी 2009 में, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो ओम प्रकाश आदित्य जो थे वो हिंदी के वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य की उच्च शिखर पर, मतलब एकदम वो अपने जो एक प्रोफेशन होता है उसमें वो एकदम टॉप पे अपने शिखर, मतलब एकदम उन्होंने सारे अचीवमेंट्स थी वो हासिल कर रही थी, मतलब सारे अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की थी। हिंदी के वाचिक परंपरा में एकदम वो शिखर पर थे। पुरुष होने के साथ साथ उनका एक छंद था शास्त्र तथा काव्य, तो उसका भी वो पालन करते थे। अपने छंद को वो अपना जो छंद था वो उसको फॉलो करते थे। घनतम संवेदना की पार्थी थे वो। हिंदी में हिंदी के जो सम्मेलन होते थे, सम्मेलन मतलब कॉन्फ्रेंस, वैसे वो कॉन्फ्रेंस होते थे उसमें वो हास्य व्यंग्य की पुरोधता भी थे। उनकी प्रमुख कृतियां थी इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी और गोरी बेटी छत पर। ये सब उनके जो थे वो काव्य संग्रह थे। काव्य संग्रह मतलब कविता संग्रह, जिसमें उन्होंने हास्य मतलब व्यंग्यात्मक तरह से वो सब हास्य को प्रकट किया है। फिर पद्य संबंध अगर हम देखेंगे तो प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में लेखक ने छापा पढ़ने के बाद वो पूरा जो माहौल होता है या फिर जो उनकी मतलब उनके विचार जो होते हैं, जो आयकर विभाग के अधिकारी आते हैं, उनके माध्यम से आम आदमी की जो आर्थिक स्थिति होती है, आम आदमी मतलब कॉमन जो मिडिल क्लास बोल सकते हैं, तो उसकी जो परिस्थिति होती है, तो छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली मतलब वो किस तरह से कार्य करते हैं। आपको पता ही होगा, एक मूवी है इसके ऊपर रेड, जिसमें अजय देवगन हीरो है। तो जैसे उनको पता चलता है कि उसके घर में इलीगल काला या फिर जो ब्लैक मनी है उसके घर में, जो उसने इलीगल वे से अर्जित किया है, अर्जित किया मतलब किसी प्रकार से प्राप्त किया है, तो कैसे उसके घर में छापा मारते हैं। फिर उसके घर की जो दीवारें होती है उसके अंदर से पैसा निकालते हैं, या फिर उनके घर के जो स्टेप्स होते हैं आंगन में, उस आंगन के स्टेप्स के अंदर भी थे, पिलर्स में भी थे। तो वो कैसे वो सब जो सोना था या फिर जो उनका पैसा था वो कैसे इकट्ठा करते हैं, या फिर आपके पास जितना सोना उसकी रिसिप्ट भी होनी चाहिए कि प्रूफ की लीगल वे से आपने लिया है, तो वो सब वो चेक करते हैं। उनकी कार्य प्रणाली होती है। तो कार्य प्रणाली मतलब काम करने का तरीका उनका वैसा होता है। तो उनका काम करने का तरीका इस पोएम में उन्होंने बताने की कोशिश की है, और कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक मतलब हास्य तरीके से, हास्यमय तरीके से उन्होंने पूरे पोएम में छापे मारने का एक वर्णन किया है। तो आयकर विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर, मतलब प्रामाणिक मतलब वो बेसिक सूचना उनको मिलती है, फिर जो बेसिक इंफॉर्मेशन उनको मिलती है कि हाँ इसके घर पे इलीगल वे का कोई भी मनी है, ब्लैक मनी, तो उस सूचना के आधार पर वो लेखक के घर पर छापा मारते। वो भी कैसा छोटा मोटा छापा नहीं, बहुत बड़ा वो छापा मारते हैं। और छापा मारने के बाद वो जो अनधिकृत रूप से, अनधिकृत मतलब जिसके लिए अधिकार ना मिला हो, अनधिकृत रूप से जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, हाँ मतलब इलीगल वे से, जिसके लिए कोई भी गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी, उस वे से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको निकालने के लिए वो उसके घर पे तलाशी करते, अपना कार्य चालू कर देते हैं। तो छापा मारने के बाद वो प्रस्तुत कवि ने अपने घर पर छापा पड़ा, तो फिर वो कैसे उसके साथ पूछताछ करते हैं, और हर एक सवाल का मतलब उन्होंने कुछ भी पूछा तो उसका वो अपने काव्य में अर्थ निकाल देते उसका। जैसे उन्होंने पूछा कि सोना कहाँ है, तो वो बोलते मेरे आंखों में देखो, मतलब सोना एक धातु होता है गोल्ड, उसको उन्होंने सोना के साथ मतलब नींद के साथ कंपेयर किया था। तो वैसे वो क्या करते कि हर एक चीज को, उनके सवाल को काव्य के साथ वो अलग ही अर्थ निकालते हैं, और उस पूरी पोएम को उन्होंने हास्य में कन्वर्ट किया था। फिर वो बोलते हैं कि पोएम में कि छापे के दौरान अगर अधिकारी को वहाँ सोना चांदी मिलता है तो वो मतलब हर एक चीज को लेके जाते हैं। पर इनके घर में क्या हुआ था कि उन्होंने पहले तो उनसे बहुत सवाल किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया सीधे तरीके से, तो उन्होंने उनके शयन कक्ष मतलब सोने के कक्ष में सीधा घुस गए। उधर उन्होंने तकिए की रुई निकाल दी, क्योंकि उनको लगा कि तकिए में पैसे होंगे। फिर टूटी हुई अलमारी थी उसको पूरा टटोला, मतलब से हाथ लगाकर जांच पड़ताल की, फिर भी तो उनको कुछ नहीं मिला।
फिर उन्होंने बच्चों की जो गुल्लक थी वो भी तोड़ दी, वो सब देखने के लिए। इतने से उन्होंने मन नहीं करे, फिर वो रसोई घर में गए। उधर जो हम बर्तन यूज करते हैं, टीन के बर्तन, मतलब ढोल की तरह होते हैं, बड़े होते हैं, जिसमें हम चावल या फिर गेहूँ रखते हैं, बर्तन उन्होंने चेक किए कि कई मतलब चावल या फिर गेहूँ के अंदर भी पैसे रखते, पर उनको वो जो बर्तन थे वो खाली मिले थे। उन्होंने हर घर मतलब घर में हर एक चीज ढूंढी, किंतु उनको घर में कुछ नहीं मिला, सब रिक्त था, मतलब सब खाली पड़ा हुआ था। फिर मतलब उनकी घर की जो दशा दिखी लेखक की, तो वो जो आयकर विभाग के अधिकारी थे वो थोड़ा मतलब जो पहले क्रोधित थे वो थोड़ा अभी दया आ गई उनके मन में कि इस इंसान के घर में या फिर इस आदमी के घर में खाने के लिए ही ठीक से नहीं है, उसके घर में क्या होगा, और उनको अपने गलती के लिए पछतावा था, बिकॉज वो क्या कहते पूरा उसका घर इधर उधर बिखरा देते हैं। तो फिर वो उससे क्षमा मांगते, तो लेखक उनको बोलते हैं कि अगर आपको मेरे घर में सोना चांदी मिलता तो आप उसे लेकर जाते हैं। उनका काम ही होता है कि अगर आप किसी के घर में अनधिकृत रूप से पैसा मिले या फिर सोना चांदी मिले कुछ भी, तो वो लेके चले जाते हैं अपने साथ। पर अगर आपको अभी पता चला कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तो आपका एक फर्ज नहीं बनता कि मुझे कुछ थोड़ा मतलब सोना, थोड़ा सा पैसा या फिर तखत तो देकर जाइए। तखत मतलब जिस वो गांव में वो बनाते हैं सोने के लिए बेट है, तो उसको तखत बोलते हैं। तखत तो देने की जिम्मेदारी बनती है। तो पहले तो हम टैक्स की पे करते हैं, तो आयकर विभाग मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो हर एक को टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं होती। जिसकी इनकम वो एक लिमिट के अभाव होती है कि उस लिमिट के ऊपर जाएंगे और 250 लाख, तो उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। और जैसा आपकी एनुअल इनकम बढ़ती है वैसा आपका टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाता है। तो फिर 250 लाख के ऊपर तो टैक्स पे करने की जरूरत पड़ती है। तो हर एक इंसान को अगर मतलब टैक्स अदा करना होता है, अदा करना मतलब दे देना, अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ऊपर है तो आपको टैक्स पे करना चाहिए, और वो भी प्रॉपर तरीके से पे करना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस टैक्स से बचने के लिए अपना एक्सपेंस ज़्यादा बताते हैं और इनकम कम बताने की कोशिश करते हैं और उस टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए मतलब ऐसे पहले हर एक चीज़ के लिए इनडायरेक्ट टैक्स ही था, मतलब हर एक चीज़ के लिए डायरेक्ट टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लोग ऐसे झोल करते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने फिर जीएसटी इंट्रोड्यूस किया कि डायरेक्टली वो आपसे टैक्स लेते हैं। पर अगर हर कोई इंसान टाइम पे टैक्स पे करेगा या फिर जितना अमाउंट उसको आता है प्रामाणिकपना से या फिर प्रामाणिक तरीके से वो चुपचाप अपना टैक्स पे करेगा, तो टैक्स मतलब आयकर विभाग को रेट मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर इंसान क्या सोचता है कि हमारा जो देश है वो मतलब बहुत बढ़िया आबादी है हमारे देश में, पर उसमें से बहुत ही मतलब अपना पूरा पॉपुलेशन उसमें से सिर्फ 10 या फिर 13% ऐसा पब्लिक है जो टैक्स पे करता है। पर हर एक इंसान क्या सोचता है कि इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, हर एक इंसान टैक्स पे करेगा, ऐसा हर कोई सोचता है। अगर मैंने अकेले ने टैक्स पे नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है गवर्नमेंट को एक इंसान से। पर हर एक मतलब ये जो सोच है हर किसी की हो सकती है कि मैंने टैक्स नहीं पे किया तो किसको क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे एक आदमी को मिलाकर ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशन होगी इंडिया में जो ऐसा ही सोचते होंगे और टैक्स टाइम पे नहीं करते होंगे। तो जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं उससे हमें ही इन रिटर्न मिलता है, मतलब वो पब्लिक के लिए फिर प्रॉपर रोड बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, गार्डन्स बनाएंगे, मतलब डेवलपमेंट के लिए, उसी एरिया का डेवलपमेंट या फिर पूरा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वो टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हर एक को प्रॉपर समय पे टैक्स पे कर देना चाहिए। तो कवि कहते हैं मेरे घर पर छापा पड़ा, छापा मतलब धावा रेड, छापा पड़ा छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरे आंखों में है, कई रातों से नहीं सोया हूँ। तो वो क्या बोलते कि जब उनके घर में वो आयकर विभाग वाले आए थे, आयकर विभाग मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जब उनके घर में आए थे तो बोलते कि उन्होंने मेरे घर पे छापा डाला, छापा मतलब रेड डाली, वो भी ऐसी छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी, उन्होंने रेड डाली, छापा मारा उनके घर पे। वो सीधा आए और घर में घुसे, ऐसे ही नॉक करके या फिर पूछने का फिर आने का वैसा कुछ नहीं, सीधा वो घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। उन्होंने लेखक से पूछा कि सोना कहाँ है। तो लेखक ने उस सोने को नींद के साथ कंपेयर किया या फिर उस सोने की नींद के साथ तुलना की और फिर वो बोले आपको सोना चाहिए तो मेरे आंखों में
नींद के साथ कंपेयर किया और बोले अगर आपको सोना चाहिए तो मेरी आंखों में आप देख लो, आपको सोना मिल जाएगा। सोना मतलब नींद। तो उन्होंने सोना और नींद को इधर कंपेयर किया। सोना मतलब कहते हैं धातु होता है गोल्ड, उन्होंने सोना और सोने का दूसरा मीनिंग निकाल दिया कि नींद, और उन्होंने जवाब दे दिया। फिर वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। रोश मतलब क्रोध में आकर बोले कि वो स्वर्ण दो। स्वर्ण मतलब आभूषण, आभूषण मतलब जो हम बैंगल्स या फिर जो नेकलेस इयररिंग जो पहनते हैं सोने के, उसको बोलते हैं आभूषण। मराठी में बोलते हैं अलंकार, तो बोलते हैं कि आभूषण दो। तो फिर वो बोलते हैं लेखक जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? काव्य मतलब कविता, सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर, वर्ण म्हणजे अक्षर आणि सु म्हणजे सुंदर, सुंदर अक्षर। तो फिर स्वर्ण को सुवर्ण के साथ कंपेयर करते हैं या फिर उसके साथ उसकी तुलना करते हैं और बोलते हैं कि आपको सुवर्ण चाहिए तो वो मेरे काव्य में मतलब मेरे कविता में मैंने बिखर दिए, मतलब फैला दिए, और वो मैं आपको कैसे दे दूं या फिर उन्हें मैं आपको कैसे सौंप दूं? मतलब क्या, जब उनके घर में छापा पड़ा तो वो उनको काव्यात्मक मतलब कविता के साथ कंपेयर करके या फिर जो कविता के शब्द होते हैं उसके साथ उन्हें तुलना करके वो जवाब देते हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं कि जब उनके घर में छापा पड़ा तो वो कैसा छापा था, कोई छोटा मोटा छापा नहीं था, बहुत बड़ा छापा पड़ा। वे सीधा घर में आया और घुस गए लेखक के घर में, और उन्होंने जब बोला कि मतलब उन्होंने लेखक से पूछा कि सोना कहाँ है, तो उन्होंने उस सोने को नींद के साथ सोना कहाँ रखा है और उन्होंने पूछा, तो कवि ने जवाब देते हुए कहा कि सोना मतलब नींद के साथ कंपेयर कर बोला कि सोना तो आपको मेरे आंखों में दिख जाएगा, मेरे आंखों में आपको सोना दिख जाएगा, कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ। फिर वो क्रोध में आकर पूछते हैं, मतलब अपना जो प्रश्न होता है उसको स्पष्ट करते हुए वो पूछते हैं कि हमारा मतलब आपके स्वर्ण से, स्वर्ण मतलब भी गोल्ड, तो आप बताओ कि स्वर्ण कहाँ है? तो कवि जोश में आकर बोलते हैं कि मतलब स्वर्ण को सुवर्ण के साथ तुलना करते और बोलते हैं कि आपको सुवर्ण मेरे काव्य में मतलब कविता में मैंने बिखर दिए, फैला दिए, और वो स्वर्ण मैं आपको कैसे दे दूं, मतलब वो स्वर्ण मैं आपको कैसे सौंप सकता हूँ? फिर वे झुझलाकर बोले, झुझलाकर मतलब चिढ़ना, वो चिढ़कर बोले तुम्हें समझ नहीं आता, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। फिर वो लेखक के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते, चिढ़ जाते और वो उनको बोलते कि तुम्हें समझ में नहीं आता, हमें तुम्हारा अनधिकृत मतलब जिसके लिए अधिकार ना मिला, मतलब इलीगल वे से जो तुमने पैसा या फिर जो गोल्ड इकट्ठा किया होगा, जो तुमने प्राप्त किया है, वो सब हमें चाहिए। अर्जित मतलब संपत्ति, पैसा, इधर अर्जित मतलब किसी प्रकार का प्राप्त या एकत्र किया हुआ इकट्ठा करना, वो हमें तुम्हारा अर्थ चाहिए। अर्थ मतलब संपत्ति और पैसा। उन्होंने क्या मांगा कि हमें आपका इलीगल वे से जो आपने पैसा इकट्ठा किया है या फिर इकट्ठा किया हुआ है, वो सब हमें आपका पैसा चाहिए, उन्होंने मांगा। फिर कवि मुस्कुराकर बोले अर्थ मेरी नई कविताओं में है, मतलब जो कविता के शब्द होते हैं, जो कविता का अर्थ होता है, अर्थ मतलब दूसरा मीनिंग मतलब, तो अर्थ मेरी नई कविताओं में है, मतलब अगर आपको अर्थ चाहिए तो वो आपको मेरी नई कविताओं में मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, अगर आपको मिल चाहिए तो आप खुद ढूंढ लो, मेरी नवी या फिर नई कविताओं में आपको अर्थ मिल जाएगा। फिर वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ? फिर वो कड़क कर मतलब तेज स्वर में बोलना, मतलब वो थोड़ा आवाज उन्होंने चढ़ाई और वो बोले कि चांदी कहाँ? चांदी मतलब क्या होता है, एक धातु सिल्वर, और चांदी का दूसरा उन्होंने अर्थ निकाला लेखक ने, वो था कि बालों की चांदी। मतलब एक जो अर्थ थे वो आयकर विभाग वाले निकाल रहे थे और दूसरा अर्थ था जो लेखक निकाल रहे थे। चांदी मतलब एक धातु सिल्वर, और चांदी जो लेखक ने अर्थ निकाला वो बालों की चांदी। बालों की चांदी मतलब जो हमारे बाल सफेद हो जाते हैं तो उन सफेद बालों को बालों की चांदी का है, या फिर बालों की सफेद चांदी। तो लाइन वे मुस्कुराकर बोला वो कड़क कर बोले कि चांदी का है, मतलब वो तेज स्वर में बोले कि चांदी कहाँ है। तो लेखक ने क्या कहा, वे भड़क कर बोला, मतलब लेखक भड़क कर बोले कि मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे, मतलब अगर आपको चांदी चाहिए तो वो आपको मेरे बालों में दिख जाएगी, धीरे धीरे आ रही है, मतलब धीमे धीमे मेरे जो बाल है वो सफेद होते जा रहे, तो आपको चांदी कहाँ मिलेगी,
मेरे बालों में मिल जाएगी। फिर वो उद्भ्रांत होके बोले, उद्भ्रांत मतलब हैरान है, फिर उद्विग्न, और फिर वो हैरान होके बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। नोट बचे 10 रुपीज, 500, 1000, वो नोट पर लेखक ने अर्थ क्या निकाला, मतलब रुपए वाला नोट। परीक्षा की टिप्पणी, परीक्षा की टिप्पणी मतलब परीक्षा की नोट्स, जो हम इम्पोर्टेंस लिखते हैं उसको नोट्स, उसको टिप्पणी बोलते हैं। तो पूछते क्या है कि ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। तो लेखक उन्हें क्या जवाब देते हैं, इसके साथ तुलना कर परीक्षा की टिप्पणी के साथ, कि परीक्षा से एक महीने पहले तैयार करूंगा। मतलब अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स में परीक्षा एग्जाम के 1 महीने पहले मैं तैयार करता हूँ, तब आपको वो मिल जाएंगे नोट्स। फिर वो गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा मतलब सिक्का, कॉइन। तो फिर वो गरज कर बोले, गरजना मतलब जो उसे कड़क कर बोलना। तो वो गरज तो क्या बोले कि हमारा मतलब, हमें क्या बोलना है कि आपकी मुद्रा मतलब कॉइन, सिक्के वो कहाँ है। तो लेखक फिर ललच कर बोला, ललच कर मतलब लेखक फिर भयभीत होके बोले, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। मुद्रा का अर्थ होता है सिक्का, और दूसरा मुख मुद्रा। मुख मुद्रा मतलब जो फेस पर रिंकल्स आते हैं उसको मुद्रा बोलते हैं, मुद्राएं। तो देखिए आपको अगर मुद्रा चाहिए या फिर मुद्राएं आपको अगर चाहिए तो आप मेरे चेहरे पर, मुख पर देख लीजिए, आपको मुद्रा मिल जाएगी। फिर वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, मतलब अभी वो सोचने लगे कि इसको हम कुछ भी पूछ रहे हैं तो कुछ अलग ही ये जवाब दे रहा है, इसलिए वो शांति से खड़े हो गए और कुछ सोचने लगे। तो अभी तक उन्होंने लेखक से सिर्फ सवाल जवाब किए थे। मतलब स्टार्टिंग में प्रश्न क्या पूछा कि बताओ कि घर में सोना कहाँ रखा है, कि सोना कहाँ है। तो लेखक ने उस सोने को किसके साथ जोड़ दिया, नींद। सोना मतलब नींद। और क्या बोला, अगर आपको सोना चाहिए तो आप मेरे आंखों में देख लीजिए, कई रातों से सोया नहीं हूँ। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर उन्होंने उसी प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट रूप से पूछते हुए बोला कि हमारा मतलब आपके स्वर्ण से, स्वर्ण मतलब गोल्ड, मतलब सोना। तो फिर वो उस स्वर्ण को सुवर्ण के साथ जोड़ते हैं। सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर। और क्या बोलते हैं, अगर आपको सुवर्ण चाहिए तो मैंने अपने काव्य में, काव्य मतलब कविता में, बिखरे है, फैलाए है, तो वो मैं आपको कैसे सौंप सकता हूँ, मतलब वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। फिर उससे पूछते हैं कि हमें आपका अनधिकृत रूप से जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, अर्थ मतलब पैसा, अर्जित करना मतलब इकट्ठा किया है, वो पैसा हमें चाहिए। तो फिर लेखक अर्थ मतलब पैसे को मतलब के साथ जोड़ते हैं, शब्दों का अर्थ। और क्या बोलते हैं कि अगर आपको शब्दों के अर्थ चाहिए या फिर आपको अर्थ चाहिए तो आपको कहाँ मिलेंगे, मेरी नई कविताओं में आपको अर्थ मिल जाएंगे। फिर वो क्या बोलते हैं कि हमें आपकी चांदी कहाँ है वो बता दो। चांदी कहाँ है आपकी, चांदी मतलब सिल्वर। तो वो चांदी को बालों की सफेदी के साथ जोड़ते और बोलते हैं अगर आपको चांदी चाहिए तो देखो मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है, आपको मिल जाएगी। फिर वो क्या पूछते हैं कि हमें ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। नोट म्हणजे रुपया वाला नोट। पर जो लेखक है उस नोट को परीक्षा की टिप्पणी के साथ, मतलब एग्जाम्स के पहले जो हम नोट्स बनाते हैं उसके साथ जोड़ते और बोलते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो मैं परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करता हूँ, तो आपको वो तब मिल जाएंगे। फिर वो बोलते हैं कि हमारा मतलब हमें आपकी मुद्रा से है, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से, मतलब वो डायरेक्टली मुद्रा के बारे में पूछते हैं। मुद्रा मतलब कॉइन, सिक्का। तो लेखक उस मुद्रा का जो हमारे चेहरे पर मुख मुद्रा के साथ जोड़ते हुए बोलते कि अगर आपको मुद्राएं चाहिए तो वो आप मेरे मुख पर देख लीजिए, आपको मुद्राएं मिल जाएंगी। मतलब कॉइन, मुद्रा मतलब कॉइन, वो मुद्रा मतलब जो चेहरे के ऊपर रिंकल्स है तो उसके साथ उसको तुलना कर देते हैं। मतलब अभी तक सवाल जब हो गया था उनका लेखक के साथ, और लेखक कुछ भी जो मतलब ढंग से जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए वो क्या करते हैं, खड़े को सोचते हैं और सीधा किधर घुसते, शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष मतलब सोने का कक्ष, बेडरूम। वो सीधा उनके बेडरूम में घुस जाते हैं और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगते हैं। और जो फटे हुए तकिए थे, कुशन थे, उसकी वो रुई नोचने लगते। क्यों? उनको लगा कि तकिए के अंदर पैसा रखा होगा, तो उसको ढूंढने के लिए वो सारे रुई निकाल देते हैं।
फिर उन्होंने टूटी हुई अलमारी खोला, मतलब जो टूटी हुई अलमारी थी वो उन्होंने खोली, उसको चेक किया। रसोई की खाली पिंपियों को टटोला। रसोई की खाली पिंपियों मतलब जो लोहे के ढोल बनाते हैं गेहूं या फिर चावल रखने के लिए, तो रसोई घर में उन्हें देखा तो वो उनको पिम जो दिखाई दी तो उन्होंने उसको भी टटोला, मतलब चेक किया। फिर बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। गुल्लक मतलब पिग्गी बैंक। फिर उन्होंने बच्चों की जो गुल्लक थी उसको भी चेक किया, उसको भी तोड़ दिया, अंदर पैसा है या नहीं वो देखने के लिए। पर सब में एक ही तत्व मिला। एक ही तत्व मतलब सब में एक जैसा ही था, सब खाली था, किसी भी उनको कुछ भी नहीं मिला। एक ही तत्व खाली था सब कुछ। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। शून्य ब्रह्मांड मतलब रिक्त संसार, सब खाली था। रिक्त मतलब खाली। कनस्तर मतलब टीन के जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं वो, और मटका मतलब जो कुम्हार लोग बनाते हैं मिट्टी का मटका, वो मटका। तो उन्होंने सब जो छोटे छोटे बर्तन थे उनको चेक किया, उन मिट्टी के मटके में भी उन्होंने ढूंढा। तो उनको हर एक चीज में, रसोई से लेकर वो जो उन्होंने बेडरूम में ढूंढा, हर एक चीज में उनको सिर्फ मिला तो रिक्त ब्रह्मांड, शून्य ब्रह्मांड मतलब रिक्त संसार, सब उनको खाली ही मिला। एक भी जगह उनको कुछ पैसा वैसा ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो फिर उनका जो खिला हुआ चेहरा था वो मुरझा गया। उनका चेहरा पहले खिला हुआ था, खिला हुआ मतलब पहले वो बहुत खुश थे कि हमने अभी रेट डाली है तो हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, तो खुश थे। पर जब उनको पता चला कि इस घर में कुछ भी नहीं है तो वो थोड़ा उदास हो गए, इसलिए उनका चेहरा मुरझा गया। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह, रौद्र मतलब क्रोध, क्रोध की जगह करुण रस समाया गया। करुण मतलब दया, मतलब उनको पहले गुस्सा आ रहा था, क्रोध था लेखक के ऊपर, पर जब वो सब देखते घर की अवस्था तो उनके जो हृदय में पहले क्रोध था, अब उस हृदय में किसने जगह ले ली थी तो करुणा। करुणा मतलब दया, दया उनके हृदय में स्थान ले गई थी। वे बोले, फिर लेखक से क्या बोलते कि क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। तो लेखक को बोलते कि हमें किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी या फिर उनको कुछ गलत सूचना मिल गई और इसी कारण उन्हें मतलब हमने आपके घर में छापा मारा, तो हमें क्षमा कीजिए, हमारी गलती हो गई। तो अपने असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, और अपने असफलता वो असफल हो गए कि उन्होंने छापा मारा पर उनको छापे में कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए वो मन ही मन पछताने लगे, उनको पछतावा हो रहा था। सिर झुकाकर वापस जाने लगे, और वो सिर झुकाकर शर्मिंदा होकर, मतलब उनको शर्म आ रही थी कि उन्होंने घर में रेड डाली, छापा मारा पर उनको कुछ नहीं मिला, और उस घर में छापा मारने की कोई जरूरत भी नहीं थी, तो उनको अपने गलती पे शर्मिंदा हो रहे थे वो, इसलिए वो सिर झुकाकर वापस जाने लगे। तो मैंने उन्हें रोककर कहा ठहरिए, तो लेकिन उनको रोककर क्या बोलते कि ठहरिए, रुक जाइए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, मतलब पश्चाताप करने का कोई मतलब कारण नहीं है कि दुख प्रकट मत करना, मेरी मतलब एक बात सुनना। वो क्या बोलते कि आपने जो भी मेरे घर की अवस्था कर दी, इसके लिए आप दुख प्रकट मत करो, दुखी मत हो जाओ, सिर्फ मेरी एक बात सुनो। क्या बात है कि मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी की पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तखत तो डलवा दीजिए। मतलब क्या, वो बोलते कि अगर आपने छापा मारा और अगर छापे में आपको कुछ मेरे घर में अधिक धन मिलता तो आप क्या करते, अपने साथ लेके जाते हैं। वो उनका कार्य ही होता है कि अगर उनको एक्स्ट्रा कुछ पैसा मिलता है जो आपने निकल से कमाया नहीं, वो अपने साथ लेकर जाते हैं। पर अब जब आपने छापा मारा, पूरा मेरा घर ढूंढा और मेरे घर में आपको कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल भी धन नहीं है, आपको पता चला, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते, तो आप मुझे कुछ देगा मतलब देते क्यों नहीं हो। अगर आप छापा मारते कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो लेके चले जाते। अगर आपने छापा मारा, आपको पता है मेरे घर में कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए है, ना कुछ अच्छा है, बैठने के लिए मतलब पलंग या फिर जो सोफा होता है वो भी नहीं है, तो आप मुझे थोड़ा बहुत कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे है, मतलब अगर किसी के घर में जाएंगे और कोई के ऐसे बेड के नीचे या फिर दीवार में
स्टेप में वो छुपा के रखते हैं, तो वो सब वो तोड़कर वो सोना चांदी पैसा अपने साथ लेके जाते हैं। तो उन्हें आप निकलवा लेते हैं, तो वो सब वो तोड़ते हैं और वो सोना चांदी निकलवा लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, मतलब वो अच्छी बात है। जिन्होंने अनधिकृत रूप से जो पैसा इकट्ठा किया है उनके पास से आप पैसा लेके जाते हो, वो अच्छी बात है। और उनकी वो कार्य प्रणाली होती है, मतलब उनका वो काम करने का तरीका है, फिर वही वैसा होता है, अच्छी बात है। पर जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, पर अगर आप जिनके किसी के घर पे भी जाते हो जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, ना छोटी सी ऐसी कुर्सी या फिर जो छोटा सा बैठने के लिए पलंग टाइप होता है वो भी नहीं है, तो उन्हें आप कम से कम मतलब थोड़ा बहुत कम से कम एक तखत तो डलवा दीजिए। तो उनके घर में जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनके घर में आप एक तखत मतलब लकड़ी की बड़ी चौकी होती है, तो वो कम से कम आप डलवा तो सकते हो। तो वो अपने ग्राहक जाते जाते उनको बता देते हैं। तो स्वाध्याय में पहले देखते हैं, संचार पूर्ण कीजिए, पेज नंबर 67 पे है। सूचना के अनुसार कृति कीजिए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि संचार पूर्ण कीजिए। ये वस्तुएं खाली थी। कौन सी वस्तुएं खाली थी जब उनके घर पे छापा मारा था? तो अलमारी, रसोई की पिंपिया, बच्चों का गुल्लक, कनस्तर, मटके, ये जो सब चार चीजें थी वो क्या थी? खाली थी। आपको इसका आंसर किधर मिलेगा? पेज नंबर 65 पर। उधर लिखा है कि वो शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोची, टूटी हुई अलमारी को खोला, रसोई की खाली को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, कनस्तरों मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड, मतलब खाली था सब। तो कौन सी चीज खाली थी? तो अलमारी, रसोई की पिंपिया, बच्चों का गुल्लक और कनस्तर मटके, वो सब खाली था। फिर क्वेश्चन है आगे कि कवि ने छापा मारो से मांगा। कवि ने छापा मारने जो आए थे आयकर विभाग के अधिकारी, उनसे क्या मांगा? ये प्रश्न है पेज नंबर 66 पर। सूचना के अनुसार कृति कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। कवि ने छापा मार से मांगा, तो कवि क्या मांगते हैं? कुछ धन और एक तखत। मतलब कवि क्या बोलते कि अगर आपने किसी के घर में छापा मारा और आपको पता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत धन और कम से कम बैठने के लिए तखत, ये दो चीजें आपको देना चाहिए, ऐसा उनका सुझाव था। तो कवि ने छापामार से क्या मांगा? कुछ धन, थोड़ा सा पैसा और एक तखत बैठने के लिए। फिर है कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। ये क्वेश्चन है पेज नंबर 67 पे। और सेकेंड क्वेश्चन है कृति पूर्ण कीजिए। उसके अंदर फर्स्ट है कि कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। कवि ने जो छापा मारने लोग आए थे उनको क्या सुझाव दिया कि जिसके घर में अधिक धन हो तो ले जाइए, और जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दीजिए। मतलब जब आप छापा मारते हो, किसी के पास अनधिकृत धन होता है या फिर जो गोल्ड सिल्वर जो होता है वो आप लेके जाइए। जिसके घर में अधिक धन हो तो आप लेके जाइए, और पर जिसके घर में बिल्कुल भी धन नहीं है, पर आपको पता है कि इस आदमी के घर में बिल्कुल भी धन नहीं, तो आपको क्या देना चाहिए? थोड़ा सा धन देना चाहिए। तो ये दो सुझाव थे वो लेखक ने छापा मारने आए थे वो लोगों को दिए थे। फिर है घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियां, पेज नंबर 66 पे है। कृति पूर्ण कीजिए, उसका सेकंड क्वेश्चन है, और इधर फर्स्ट था उसका, ये सेकंड है। घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियां, मतलब जिससे हमें पता चले कि उस घर की स्थिति कैसी है। तो क्या है कि समृद्ध घर कैसा होता है? अभावग्रस्त, अभाव मतलब कमी, कमतरता वाला, हर एक चीज की कमी, वो घर कैसा होता है? तो जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे है वो घर समृद्ध होता है। मतलब क्या? जिसके घर में बैठने के लिए प्रॉपर बेड है, पूरा वो फैसिलिटीज उनके घर में है अवेलेबल, तो वो घर जो होता है वो समृद्ध होता है। जिनके घर में बहुत सारा पैसा है वैसे लोग। पर अभावग्रस्त मतलब फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पिंपियां, मतलब जिनके घर में फटे हुए तकिए है, अलमारी भी टूटी हुई है, वो भी लिख सकते हैं। रसोई की जो खाली पिंपियां वो भी खाली है, कनस्तर भी जो थे वो सब खाली थे। तो उस सब चीजों से हमको क्या पता चलता कि उसके घर में कमतरता थी, हर एक चीज की कमतरता। अभाव मतलब कमतरता, कमी, खाने पीने के लिए कमी थी, कुछ राशन नहीं था उसके घर में, तकिए थे वो भी मतलब रुई निकली हुई थी, अलमारी भी टूटी हुई थी। तो उससे पता चलता है कि उसके घर में कमतरता है। और समृद्ध घर कौन सा? जिसके घर में बहुत पैसा होगा, सोना होगा, चांदी होगी, प्रॉपर सब जो घर में यूज करते हैं, सोफा,
बेड, वो सब उसके पास अच्छे अच्छे होंगे तो वो समृद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शयन कक्ष में पाई गई चीजें, पेज नंबर 67 पे है कि उनको बेडरूम में कौन सी चीजें मिल गई। तो बेडरूम में क्या था, फटा हुआ तकिया था और क्या था कि टूटी हुई अलमारी, ये दोनों चीज थी बेडरूम में जो उन्होंने चेक की थी। फिर है कि कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाए, वो भी पेज नंबर 67 पे ही है कि दो कॉलम दिए, अर्थ सुवर्ण चांदी मुद्रा, इन चारों का कविता में कौन सा अर्थ आया। तो इन्हें क्या ऑप्शन दिए, बालों में है, चेहरे पर है, नई कविताओं में, काव्य कृतियों में। तो अर्थ मतलब क्या, पैसा, और दूसरा अर्थ क्या आया था कविता में, तो नई कविता में, मतलब जो नई वो कविता लिखी थी उसका अर्थ। फिर सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर, तो सुंदर अक्षर किसमें थे, तो काव्य कृतियों में, मतलब जो कविता बनाते थे उसके कृतियों में वो सुंदर अक्षर थे। फिर थी चांदी, चांदी मतलब सिल्वर, दूसरा अर्थ क्या था, बालों में, जो बालों में सफेद थी, जो सफेद बाल होते थे वो, चांदी मतलब बालों में उन्होंने अर्थ निकाला था। फिर मुद्रा मतलब कॉइन, सिक्का, और दूसरा चेहरे पर जो मुद्राएं आते हैं वो। फिर एक है कि छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 67 की प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन आया, जो छापा मारने आ गए थे तो उनका जो खिला हुआ चेहरा था वो मुरझा गया, मतलब जब उन्होंने घर में ढूंढा उनको कुछ भी नहीं मिला। तो पहले उनके मन में एक आशा थी कि अगर हम अभी छापा मारेंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, एक आशा थी। तो उनका जो खिला हुआ चेहरा था उस आशा के कारण अब वो मुरझा गया। उनको पता चल कि घर में कुछ नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा उदास हो गए, तो मुरझा गए थे। हृदय में रौद्र की जगह, रौद्र मतलब क्रोध, क्रोध की जगह करुण मतलब दया का रस समा गया। मतलब पहले उनके हृदय में क्रोध था कि जो लेखक थे वो सही से कुछ बता नहीं रहे थे, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा था लेखक के ऊपर। पर जब उन्होंने घर में सच में पूरा जांच पड़ताल की तो उनको कुछ मिला ही नहीं, सब खाली थे, रसोई के बर्तन, खाने के लिए कुछ नहीं था, सब वो टूटा फूटा था घर में। तो इस वजह से उनके हृदय में क्रोध की जगह दया का रस समा गया। फिर वो क्या बोले, लेखक को तो बोले क्षमा कीजिए, गलती के लिए उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और असफलता पर, अपने असफलता पर वो मन ही मन पछताने लगे। तो ये चार परिवर्तन थे जो आयकर विभाग के अधिकारों में आ गए थे। फिर नेक्स्ट है कि ऐसे प्रश्न बनाएं जिनके उत्तर निम्न शब्द हो, अनन्यकाल, तखत, असफलता, अनधिकृत। तो वो क्वेश्चन आप बनाना। फिर नेक्स्ट है कि सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा, इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। मतलब सोने का अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ। अगर आपने सोना, सोना मतलब एक धातु, गोल्ड कलर का जो आभूषण अलंकार बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, सोना। पर कविता के अंदर उसका मीनिंग क्या निकाला, सोना मतलब सोना यानी नींद में होना। तो आपको सिर्फ 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सोना, सामान्य अर्थ जो हम सब कॉमनली निकालते हैं, और कविता में कौन सा अर्थ है। तो सोने का सामान्य अर्थ क्या होता है, जो पीले रंग का एक धातु होता है जिससे आभूषण अलंकार बनाए जाते हैं। और कवि ने कवि ने क्या अर्थ निकाला, सोना यानी नींद में होना। ठीक है। फिर है चांदी, चांदी का सामान्य अर्थ क्या होता है, एक सिल्वर कलर का एक सफेद रंग का धातु, चमकीला धातु होता है जो गहने, मतलब जो पायल बनाते हैं, अंगूठी पे होती चांदी की, तो गहने में आदि में यूज हो जाता है, काम आता है चांदी। पर कवि ने चांदी का अर्थ क्या निकाला, कविता के आधार पर चांदी का अर्थ सिर के बालों में जो सफेद बाल हो जाते हैं, फिर जो बालों की चांदी के रंग के बाल जो बन जाते हैं वो, मतलब सिर के बालों का चांदी के रंग का सफेद हो जाना, मतलब जो सिर के बाल सफेद हो जाते हैं वो चांदी, कविता के आधार पर जो अर्थ है। फिर है अर्थ, अर्थ मतलब क्या, पैसा, संपत्ति, धन दौलत। तो अर्थ का सामान्य मीनिंग होता है कि पैसा, संपत्ति। लेकिन कविता के आधार पर क्या मीनिंग है, कविता में उसका मीनिंग क्या लिया, तो मतलब, अर्थ मतलब किसका मतलब, कविता का मतलब, या फिर कविता का शब्दार्थ वो। फिर है मुद्रा, मुद्रा का सामान्य मीनिंग क्या होता है कि कॉइन, सिक्का, रुपया, मुद्रा मतलब 10 रुपये का कॉइन वगैरह। तो कविता के आधार पर मुद्रा का मीनिंग क्या है कि मुद्रा मतलब हाथ, मुख, या फिर जो हमारा गर्दन,
आदि की कोई भी विशेष भाव सूचक जो हम स्थिति में मुख चेष्टा करते हैं, मतलब जो हमारे चेहरे पर मुद्राएं आती है, जो एक्सप्रेशन आती है, फिर जो रिंकल्स आते हैं, वो सबको अर्थ इधर निकाला था, भाव हाव भाव जो हमारे थे वो मुख मुद्रा। फिर आगे एक स्वमत है, कर जमा करना देश के विकास को गति देना है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, पहले ही बोल चुकी थी कि जो कर होता है वो जिसकी इनकम 2,50,000 से ऊपर होती है उसको कर देना पड़ता है। बीच में ये बढ़ाया था लिमिट, और फिर से 2,50,000 पर आ गए हैं। तो जिनका 2,50,000 से ज्यादा होता है उनको कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो हर एक मतलब हमारे भारत देश में दो तरह के इंसान हैं, जो टाइम पर अपना कर है वो अदा करते हैं, मतलब जो अपना टाइम पर कर दे देते हैं, और दूसरे लोग जो देते ही नहीं है। और मैंने बोला था कि भारत की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सिर्फ 10% to 13% लोग ही कर अदा करते हैं, वही जो लोग टाइम पे कर देते हैं। बाकी लोग यही सोचते हैं, पर कुछ लोग क्या सोचते हैं कि इतना भारत में इंडिया में पॉपुलेशन है, बट क्या होगा कि सिर्फ मैं अकेला कर अदा नहीं करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी लोग तो करते हैं। पर ऐसी सोच किसी एक अकेले इंसान की नहीं, बहुत सारे लोगों की सोच होती है, और क्या होता है कि लोग पे ही नहीं करते फिर। और इसी कारण इंडिया में इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी सिर्फ 10% ही लोग हैं या फिर 13% लोग वो कर टाइम पे अदा करते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं। तो क्या कोई लोग टैक्स से बचने के लिए भी अपनी इनकम कम दिखाते हैं और एक्सपेंस ज्यादा दिखाते हैं। इससे क्या होगा कि उनको टैक्स से एक छुटकारा मिलता है। और इंडिया की इसी वजह से बोला, मतलब लोग प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट मतलब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था 2008 में, शायद कुछ तो नहीं 16 में कुछ तो उसके कारण क्या होता है कि डायरेक्टली वो हमसे टैक्स लेते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो भी टैक्स पे करना पड़ता है, किसी मॉल में जाएंगे तो जीएसटी पे करना पड़ता है। तो क्या होता है कि डायरेक्टली लोगों से कुछ ना कुछ पैसा हमको मिल जाता है, इनडायरेक्टली होता है एक्चुअली वो, जिसमें क्या होता है कि जो फाइनल कंज्यूमर होता है वो टैक्स पेयर होता है, वो टैक्स पे करता है। और इनकम टैक्स में डायरेक्टली जो कमाता है वो टैक्स पे करता है, थोड़ा डिफरेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में। तो क्या है कि हाँ, सवाल क्या था कि कर जमा करना देश के विकास को गति देना है, मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं उसको देश के विकास को गति कैसे मिलेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इकट्ठा करती है, और उस टैक्स का वो यूज क्या करती है, उपयोग क्या करती है, तो हमारे स्टेट में या फिर कंट्री में डेवलप करने के लिए, या फिर अगर कुछ उनको नए नए प्रोजेक्ट करने होंगे तो उस काम के लिए वो पैसा लगाएगी। मतलब अगर जॉब बढ़ाने, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है तो कंपनीज बनाना ताकि लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सके, फिर अस्पताल बनाना जिसकी बहुत ज़रूरत है, अस्पताल, फिर मतलब गार्डन्स बच्चों के लिए, फिर प्रॉपर रेलवे स्टेशन में वो सब सुविधाएं उपलब्ध करके देना। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो सब इसी पैसे से हमको प्रोवाइड करते। फिर सड़कें बनाना, तो जो हम पैसा देते हैं वो इन रिटर्न हमारे लिए ही, हमारे सबकी सुविधा हमको जो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए ही वो यूज किया जाता है। इसलिए अगर हमारा देश का विकास होना, मतलब ऐसे लगता है कि हमारे देश का विकास अच्छे से होना चाहिए, तो हमें भी टाइम पे अपना इनकम टैक्स जो भी टैक्स होगा हमारे एनुअल इनकम पे वो पे कर देना चाहिए। पर इसके ऊपर आपकी क्या सोच है कि टैक्स जो हम मतलब टैक्स जमा करते वो एक्चुअल देश के विकास में काम आता है क्या? तो इसके ऊपर आपको आपका स्वमत लिखना है कि आपकी ओपिनियंस क्या है। एक्चुअली क्या हुआ कि हमने जो अभी स्वमत डिस्कस किया था तो उसमें मैंने जीएसटी का ईयर गलत बोल दिया। पहले 2008 मतलब 2008 बोली, वो तो प्रॉपरली गलत था, मतलब बहुत ही। फिर 2016 याद आया, पर एक्चुअल देखा जाए तो जीएसटी जो था वो 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि लोग प्रॉपर टैक्स पे नहीं करते थे, तो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था टैक्स और इकट्ठा करने के लिए। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1 जुलाई 2017।
और सॉरी जो मैंने 2008 और 16 बोला थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया था। और जो स्वमत था कि कर देना देश के विकास के लिए कैसा हेल्प मतलब वो फायदेशीर या फिर हेल्पफुल होता है, तो उसके ऊपर आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। स्वमत की एक्चुअल वो गवर्नमेंट कर क्यों लेती है, स्वमत है। और एक क्वेश्चन था कि कविता का जो भावार्थ है लास्ट 4 लाइन्स का वो लिखना है, पर आप ट्राई करो कि आप पूरे कविता का जो भावार्थ है शब्दार्थ है वो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। पूरा कविता ट्राई करना, सिर्फ 4 पंक्तियां बोली तो 4 पंक्तियां मत लिखना।